नमस्कार, हाय, हेलो, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रही हैं ओपन टॉक्स और आज ओपन टॉक्स में हम बात करेंगे उन फीमेल्स के लिए जिन्होंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान को इस दुनिया में वो लेकर आई हैं, उसे जन्म दिया है। यानी कि हम बात करेंगे पोस्ट नेटल केयर के बारे में, यानी कि आफ्टर डिलीवरी एक फीमेल को किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ओपन टॉक्स में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं फातिमा हॉस्पिटल से डॉक्टर जूही सिसोदिया। मैम, वेलकम टू आवर स्टूडियो। रेडियो केजीएमयू गूंज की टीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस शो पे आमंत्रित किया है। थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए। अच्छा मैम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये पोस्ट नेटल पीरियड ये क्या होता है और इसमें कैसे केयर करनी होती है, इसकी केयर क्या होती है? जी, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोस्ट नेटल पीरियड होता क्या है। पोस्ट नेटल पीरियड वो समय है डिलीवरी के बाद का जब एक फीमेल की बॉडी अपने प्री प्रेगनेंसी वाले स्टेट में वापस आने की प्रोसेस में होती है। तो हम सब जानते हैं कि माँ बनना प्रकृति का सबसे अनमोल और खूबसूरत तोहफा है जी। लेकिन जैसे किसी पौधे को सिर्फ रोप देना काफी नहीं होता है, बल्कि उसकी पूरी देखभाल करनी होती है, तभी वो पौधा वृक्ष का रूप ले पाता है। ठीक उसी तरह एक औरत जब माँ बनती है तब उसे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो खुद स्वस्थ रहते हुए बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। इस समय क्या होता है कि शरीर के सारे अंग अपने नियर नॉर्मल स्टेट की तरफ वापस जाते हैं। तो नियर नॉर्मल ही मैं बोलूंगी क्योंकि कोई भी चीज 100% वापस नहीं होती है। इस पीरियड में क्या होता है कि बच्चेदानी सिकुड़ती है, पेट अंदर की तरफ जाता है, ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सारे चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे आज। ओके मैम, अच्छा, डिलीवरी के तुरंत बाद जो बहुत ही मेन पॉइंट्स होते हैं कि इन चीज़ों का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना होता है ब्लीडिंग का। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है जो कि ऑन एंड ऑफ लगभग 6 हफ्ते तक चलती रहती है। ये ब्लीडिंग पहले तो रेड कलर की होती है, फिर धीरे धीरे ये लाइट होती जाती है। तो डिलीवरी के तुरंत बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, थक्के थक्के तो नहीं पास हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। फिर है डिलीवरी के बाद जितना जल्दी हो सके आपको यूरिन पास करनी होती है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद देखिए पेशाब की नली लगी होती है 1-2 दिन तक। तो वो नली जैसे ही हटती है आपको कोशिश करना है कि आप खुद से यूरिन पास करने जाएं। इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी के बाद आपको जब से भी अच्छा लगने लगे, जितना जल्दी हो सके आपको यूरिन पास करना है और इसके लिए आपको खूब सारा पानी पीते रहना है। डिलीवरी में क्या है कि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको पानी पीना है, तभी आपको प्रॉपरली यूरिन पास होगी। और इसका दूसरा फायदा ये है कि आपको डिलीवरी के बाद कब्जियत नहीं होगी, आपके टांकों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पानी पीना है और जल्दी से जल्दी यूरिन पास करना है। ओके अच्छा मैम, एक वो भी कहा जाता है कि जब भी तो डिलीवरी होती है तुरंत तो माँ इतनी जल्दी मतलब ना चलना फिरना शुरू नहीं करती है, बेड रेस्ट ही बोल देते हैं और बहुत एकदम कुछ फैमिलीज में तो बिल्कुल उठने ही नहीं देंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट हो जाता है। तो क्या वो टाइम पीरियड होता है कि कब से माँ जो है जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो अपने नॉर्मल रूटीन पर आ सकती है, थोड़ा बहुत चलना फिरना उठना बैठना वो कर सकती है? देखिए, हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जितनी जल्दी एक माँ चलना फिरना शुरू करेगी उतना उसके लिए और उसके बच्चे के लिए अच्छा है। ओके आप भारी काम मत करिए, आप झुकिए नहीं ज्यादा देर, भारी वजन नहीं उठाइए, लेकिन जो घर का नॉर्मल काम है, अपने बच्चे की देखभाल है, ये सब आप जितना जल्दी शुरू कर दें उतना अच्छा है। इसके कई फायदे हैं। एक तो आपको खुद को अच्छा लगता है कि आप डिलीवरी के बाद खुद से अपने पैरों पे खड़े होके अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप अपने खुद से बच्चे का ध्यान रख पाएंगे, किसी और के बजाय आप ध्यान रखें, वो ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। फिर है प्रेगनेंसी में क्या है कि जो धमनियां होती हैं हमारी, उसमें थक्के बनने का रिस्क रहता है। तो आप जितना जल्दी चलना फिरना शुरू करेंगे वो रिस्क कम हो जाता है। तो हम लोग तो यही एडवाइस करते हैं कि जितनी जल्दी आपको अच्छा लगे आप नॉर्मल अपना चलना फिरना शुरू कर दें, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या वो सिजेरियन सेक्शन हो। अच्छा, ये होता है क्या कि नॉर्मल के कंपैरिजन में सिजेरियन वाले थोड़ा देर से चलते फिरते? थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि उसमें जो भाई आपके एब्डोमेन पे कट आया है तो हल्का सा 1-2 दिन वो लेट चलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ बराबर है। वो नॉर्मल हो या सिजेरियन, एक्टिव तो आपको रहना है। बिल्कुल, मतलब खुद से थोड़ा सा ऐसा हिम्मत करिए, कुछ नहीं अगर हिम्मत मिले ना कहीं से भी तो अपनी उस नन्ही सी जान को देखिए कि आपको उसको गोद में लेकर टहलना है, उसके साथ
खेलना है, उसका पालन पोषण करना है, तो वो हिम्मत धीरे धीरे आ जाएगी। बट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही सारी चीजें कीजिएगा। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बहुत अच्छी डाइट रखते हैं, बहुत सब लोग ध्यान रखते हैं, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, पता नहीं कितनी सारी तरह की चीजें खिलाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए? क्या आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं या तब भी आपको थोड़ा सा हेल्दी डाइट रखनी चाहिए और उसी तरीके से खाना पीना करना चाहिए जैसे आपने प्रेगनेंसी में? क्योंकि कई बार मैंने देखी है ये चीजें कि आफ्टर डिलीवरी तो बस हो गए नॉर्मल, फिर तो ना उनसे जूस पिया जाएगा। मेरी खुद की मतलब जो सिस्टर इन लॉ थी, उनको जब हम जूस देते थे, नहीं यार बहुत पी लिया, 9 महीने जूस पी पी के थक गए। तो ये एक्चुअल में खाने पीने की बारे में बात करेंगे डॉक्टर जूही सिसोदिया मैम। हमने बात कर ली कि मदर को, कि माँ को एक डिलीवरी के बाद अपना हिम्मत रखनी चाहिए और धीरे धीरे 1 या 2 दिन बाद चलना फिरना शुरू करना चाहिए, नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए। लेकिन उस नॉर्मल रूटीन में उनकी डाइट भी आ जाती है। खाना पीना आफ्टर डिलीवरी कैसा होना चाहिए माँ का? देखिए, खाने में माँ को अपनी नॉर्मल बैलेंस डाइट लेना है। ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब मात्रा ज़्यादा हो, वो डाइट लेनी है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है, उसमें लगभग 600 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। एक नॉर्मल के अलावा 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा, क्योंकि एक तो उस स्ट्रेस से बाहर आना है, जो बॉडी ने इतना स्ट्रेस झेला है, प्लस अपने बच्चे को फीड कराना है। तो इसमें हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ऐसी डाइट लें। रेशेदार फल सब्जी खाएं। तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड इंटेक हमारा ज़्यादा होना चाहिए। हमारे समाज में सही में खाने को लेके बहुत भ्रांतियां हैं कि पानी नहीं देना है, नहीं तो पेट निकल आएगा, फिर चावल नहीं खाना है, घी ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, लड्डू खाना है। तो ये सब चीज़ें आप दीजिए, लेकिन रेस्ट्रिक्ट मत करिए कोई चीज़ कि पानी नहीं पीना है। पानी तो खूब पीना है, नॉर्मल खाना अपना खाते रहना है, और एक्स्ट्रा, जैसा हमने बताया, एक्स्ट्रा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब लेते रहना है। तो हर चीज़ संतुलित तरीके से लेनी है। इसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं है। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी ये जो चीज़ें होती है ना कि अब यार बहुत हमने जूसेस ले लिया, हमने फ्रूट्स बहुत खा लिया, अब क्या ज़रूरत है, अब तो आ गया बेबी, तो अब आ गया है, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग भी तो करनी है। और जब तक आप अपना खान पान अच्छा नहीं रखेंगे, आप अच्छे से फ्लूइड नहीं लेंगे, तो फिर आप ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट, कुछ लेडीज़ क्या होती हैं, या तो उनको शायद पेन बहुत ज़्यादा होता है मैम, या फिर उनके टाँकों की वजह से, या फिर घर पे कुछ ओवर केयरिंग हस्बैंड्स जो होते हैं, जो बिल्कुल उठने ही नहीं देते, उनको आराम ही करने, तो तुम्हें बस अब आराम करना है, हम सब देख लेंगे। तो कितने आराम की जरूरत होती है आफ्टर प्रेगनेंसी? नहीं, देखिए, डिलीवरी के बाद ये तो है कि थकान बहुत ज्यादा होती है, शरीर एकदम टूट रहा होता है। तो तुरंत बाद तो भाई भरपूर आराम लें जी। उतनी देर आपके बच्चे को आपके घर वाले, आपके हस्बैंड देखेंगे जी। क्योंकि डिलीवरी का इतना स्ट्रेस होता है कि उसके बाद तो बस यही मन करता है कि सो लें, जितना सोना है उतना सो लें। फिर उसके बाद क्या है, डिलीवरी के बाद अगले दिन या उसके बाद से अपने बच्चे की केयर के चक्कर में माँ खुद की नींद नहीं पूरी ले पाती है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि बीच बीच में जब बच्चा सो रहा हो तो उस टाइम आप सो लें, या अपने बच्चे को थोड़ी देर किसी और को दे दें और अपनी नींद पूरी करें। तो आराम की भी, बच्चे की केयर के साथ साथ आराम की भी उतनी ही जरूरत है एक माँ को, और इसका ध्यान घर वाले ही रख सकते हैं कि वो बच्चे को थोड़ी देर अपने साथ रखें ताकि एक माँ आराम थोड़ी देर कर सके। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा खेल रहा है तब तो आप भी खिला रहे हो उसको, और जब बच्चा रो रहा है तो आपने कह दिया लो भैया अब तो मम्मा ही चुप कराएगी। नहीं, चुप कराने का, देखो इतने छोटे से बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है, वो किसी की भी गोद में चुप हो जाता है। लेकिन अगर वाकई में वो मदर उसकी उस टाइम पे आराम कर रही है तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी घर वालों से और उनके हस्बैंड से कि वो उनका ख्याल रखें। टाँकों की केयर की बात अगर हम मैम करें, क्योंकि स्टिचेस लगते हैं तो कई बार होता है बहुत ज्यादा, या तो कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं पड़ना चाहिए उस पर, फिर वो पस जम जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। तो स्टिचेस की केयर एक मदर को किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए, स्टिचेस चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के हों या सिजेरियन की, उसकी केयर आपको बहुत अच्छे से करनी है। नहीं तो सही बात है, उसमें पस पड़ना और फिर उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत पेनफुल होती हैं। बिल्कुल, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल डिलीवरी में नीचे जो टाँके पड़ते हैं वो एपिसियोटमी स्टिचेस होते हैं। उनकी केयर जब तक आप हॉस्पिटल में हैं तब तक तो नर्सेस करती हैं। घर जाने के बाद आप उसको अच्छे से साबुन पानी से धो सकते हैं। उसको धोना है, फिर उसके बाद सूखा रखना है, फिर हॉस्पिटल से जो ऑइंटमेंट मिला हो वो आप सुबह दोपहर शाम जैसे आपको समझाया गया हो वो आपको लगाना है उस पे। तो आप आराम से अपने स्टिचेस को साबुन पानी से धो के, बस ये है कि उसको ड्राई रखना है, वेट नहीं होने देना है, पल्थी मार के नहीं बैठना है, नहीं तो आपके ये स्टिचेस खुलने का रिस्क रहता है।
तो ये तो नॉर्मल डिलीवरी वाले स्टिचेस। अब आपको अपने सिजेरियन स्टिचेस के भी ध्यान रखने हैं। इसमें क्या है कि आपकी पट्टी जब आपके डॉक्टर ने बताई हो घर जाके तो आपको हटा देना है। फिर उसके बाद उसको भी उसी तरह से साबुन पानी से धोना है जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट्स धोते हैं। धोने के बाद उसको ड्राई रखना है, फिर उस पे वही ऑइंटमेंट लगाना है जो हॉस्पिटल से मिला हो। और दोनों तरह के टांके, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें बहुत ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है या उसमें रेडनेस तो नहीं है या कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है तो वापस आके अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलना है। तो ये तो टांकों की सफाई की बात है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट सफाई की बात है वो है निपल्स की सफाई। क्योंकि निपल्स डायरेक्टली बच्चे के मुंह में जाते हैं, तो अगर कोई इन्फेक्शन निपल पे है तो वो बच्चे को सीधे जाता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि निपल्स भी हर फीडिंग के पहले साफ हों। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैम ने बताया कि अगर बाई चांस आपको इतनी सी भी परेशानी लग रही तो उसको इग्नोर मोड पे बिल्कुल मत रखिएगा, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिएगा। क्योंकि टांकों में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो आपको वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल होंगे। आप खुद ही मैम देख लीजिए, अगर आपको छोटा सा कट लग जाता है नॉर्मली कहीं और आप उस कट का ध्यान नहीं रखते हैं, उस पर दवाई वगैरह नहीं लगाते और वहां पे पस जमने लगता है या उस पर इन्फेक्शन हो जाता है तो कितना पेन होता है। तो वो टांके तो बहुत ही ज्यादा लोअर एब्डोमेन के पास में होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आप कितने दिन बाद आपको वापस से डॉक्टर को दिखाना है, घर वालों की क्या जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में बात। मैम, हॉस्पिटल से एक बार माँ डिस्चार्ज हो गई, बच्चे के साथ वो घर आ गई, क्या उसके बाद भी चेकअप्स के लिए डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है? जी, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम लोग लगभग 5 दिन बाद पेशेंट को बुलाते हैं हॉस्पिटल उसके टांके चेक करने के लिए। और हर डिलीवरी वाले पेशेंट, वो नॉर्मल या सिजेरियन हो, उनको हम लगभग 6 हफ्ते बाद बुलाते हैं। इसमें बॉडी का जनरल चेकअप तो होता ही है, उसके अलावा एडवाइस देते हैं फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्शन की, जिसको आप गर्भ निरोधन कहते हैं। तो इसमें अलग अलग उपाय जो उपलब्ध हैं वो कपल को बताए जाते हैं, जैसे पिल्स हैं, आईयूसीडी मतलब कॉपर टी जिसको नॉर्मल कहते हैं, ये सारी चीज़ें एडवाइस देते हैं। देखिए, जब पीरियड आता है और आप फीड करा रहे होते हैं तो उसमें पीरियड कुछ दिन तक नहीं आता है जब तक फीडिंग चल रही होती है, और इसमें प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि डिलीवरी के बाद कुछ दिन ब्लीडिंग हुई, फिर इतने महीने पीरियड नहीं आया और उसी में प्रेगनेंसी ठहर गई। 2-3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी है। तो इसलिए गर्भ निरोधन या कॉन्ट्रासेप्शन जिसको हम कहते हैं, उसके उपाय बताना ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। तो आइडियल टाइम जो है वो 6 हफ्ते बाद डिलीवरी के बाद है। तो आप 6 हफ्ते बाद विजिट करें अपने डॉक्टर को और इसके जो डिफरेंट मेथड्स उपलब्ध हैं वो आप एडवाइस लें अपने डॉक्टर से। तो आपको अपने पोस्टनेटल पीरियड में ये ध्यान रखना है कि अगर पीरियड नहीं भी आ रहा है तो भी प्रेगनेंसी ठहरने का रिस्क बना हुआ है और कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्शन सबको, हर कपल को फॉलो करना है। बिल्कुल, डॉक्टर की इस एडवाइस को आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक छोटी सी जान है, आपको उसको संभालना है, आपने अभी अभी डिलीवरी कराई है, आपकी बॉडी को उतना टाइम पीरियड तो मिलना चाहिए कि वो वापस से एक नन्ही सी जान का पालन पोषण करने के लिए रेडी रहे। अच्छा मैम, एक चीज़ जो मैंने बहुत देखी है, प्रेगनेंसी के दौरान तो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन फीमेल्स करती रहती हैं। एक मसाज वाली चीज़ जो मैंने देखी है कि प्रेगनेंसी के बाद हाथ की या बॉडी की मसाज जो है, पैरों की मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और कुछ लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मसाज करवाती हैं वो, या फिर आते हैं घर में, एक रिचुअल टाइप मैं उसको बोलूँ कि परंपरा सी है कि एक केयर करते हैं वो, तो ये कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, आप मसाज करा सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है। डिलीवरी के हफ्ते 10 दिन बाद से आप अपना मसाज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कराएंगे मसाज तो आपके बड़े लोग जो घर में होंगे उनको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आप आराम से मसाज करा सकते हैं हफ्ते 10 दिन बाद। ये ध्यान रखना है कि पेट का मसाज नहीं कराना है, चाहे वो नॉर्मल हो या ऑपरेशन। सिर्फ हाथ पैर का मसाज कराएं और जितनी देर तक आपको ठीक लगता है उतनी देर आप करा सकते हैं। और दूसरा है एक्सरसाइज की बात। तो जब से आपको ठीक लगने लगे, जब से आपको ये लगने लगे कि हाँ अब आप अपना नॉर्मल चल फिर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के कई फ़ायदे हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल डिलीवरी में हम बताते हैं कि जब टाँके ठीक होने लगें आपके, तो आप पेरिनियल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे कि जो वजाइनल मसल्स का टोन चला गया होता है वो धीरे धीरे वापस आता है। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी वजाइनल मसल्स को टाइट करना है और लूज़ करना है। ऐसा दिन में कई बार करना है, टाइट लूज। इससे आपके वजाइनल टोन वापस आती है। ये आपको तब करना है जब आपके टांके बिल्कुल ठीक हो जाएं।
बाकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो ये है डिलीवरी के बाद कि आप अपने बच्चे का ख्याल रखें, उसी में इतनी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मैम, ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक नवजात शिशु के लिए। माँ का दूध हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एक माँ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? देखिए, हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब ये है कि 6 महीने तक, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है, ऊपर का कुछ भी नहीं। जो हम शहद, पानी ये सब चटाते हैं, या गर्मी के महीनों में बड़े लोग कहते हैं नहीं और पानी की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। ब्रेस्ट मिल्क में इतना न्यूट्रिएंट, इतना फ्लूइड का अमाउंट होता है जो एक बच्चे को सफिशिएंट होता है उसके पूरे दिन के लिए। तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है 6 महीने तक। फिर जो शुरू के 2-3 दिन जो मिल्क आता है, गाढ़ा पीला दूध जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो ये कोलोस्ट्रम होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़, न्यूट्रिएंट्स ये सब होते हैं जो बच्चे को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। तो माँ और बच्चे को साथ में रखना चाहिए, जिसको रूमिंग इन कहा जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद माँ और बच्चे साथ रहें। इससे क्या होता है कि फीडिंग जल्दी इनिशिएट होती है और एक बॉन्डिंग बढ़ती है माँ और बच्चे के बीच में, और माँ को खुद से मन करता है कि वो अपने बच्चे को फीड कराए। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। बच्चे का पेट साफ रखता है ये ब्रेस्ट मिल्क। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत बच्चे को नहीं होती है। फिर अगर आप देखिए ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एक तो ब्रेस्ट में दूध भरने लगता है, धीरे धीरे ये एब्सेस का फॉर्म ले लेता है, और कई बार क्या होता है कि चीरा लगा के फिर इसको हटाना पड़ता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए भी ज़रूरी है, आपके अपने शरीर के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी प्रॉब्लम फीडिंग के दौरान आती है, वो है क्रैक्ड निपल्स की। जब बच्चे की लैचिंग अच्छे से नहीं होती है, मतलब बच्चा प्रॉपर पूरा निप्पल और एरियोला जो निप्पल के आसपास की जगह है वो अगर मुंह में नहीं लेता है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है क्रैक्ड निप्पल की। इसमें क्या आपको करना है कि क्रैक्ड निप्पल्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको उस साइड से आप डायरेक्ट फीड ना कराएं, आप अपने मिल्क को एक्सप्रेस करें और फिर बच्चे को अलग से दें। और एक बार ये क्रैक्ड निप्पल्स हील जब हो जाते हैं तो आप फिर से अपनी नॉर्मल फीडिंग, डायरेक्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहना यही है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये याद रखना है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, घर वालों की अब एक मेन जिम्मेदारी यहाँ पर आती है। जैसा कि आपने पहले भी बोला था कि अगर माँ आराम कर रही है तो उस टाइम पे बच्चे का ख्याल उसके घर वाले रख सकते हैं। इसके अलावा भी आफ्टर प्रेगनेंसी एक मदर की केयर या एक लेडी की केयर या एक महिला का ख्याल घर वालों को किस तरीके से रखना चाहिए और किस तरह की जिम्मेदारियाँ उनको उठानी चाहिए, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए, डिलीवरी के बाद एक माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की। एक तो उसको पहले ही अपना स्ट्रेस होता है, फिर बच्चे का स्ट्रेस होता है, और डिलीवरी के बाद ऐसा लगता है उसको जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। सब कुछ बदल गया होता है उसके बॉडी में, उसके आसपास सब कुछ। तो इसलिए उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि डिलीवरी के बाद डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में तो फैमिली और हस्बैंड का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आप डॉक्टर की सलाह के साथ साथ परिवार के भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ को अच्छी डाइट दें, उसे आराम करने दें, बच्चे की देखभाल में उसकी मदद करें। ये सारी चीज़ें हैं जो एक फैमिली को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसका जो पोस्टनेटल पीरियड है वो उसके लिए सुखद और यादगार बन पाए। अच्छा मैम, एक यहाँ पे सवाल हमारे पास आया व्हाट्सएप पे कि कई बार होता है कि कुछ फैमिलीज में थोड़ा सा माँ को ये बोला जाता है कि तुम अभी से तुरंत काम करने लगो, या उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होता है दूसरा, तो कितना काम वो कर सकती है? क्योंकि अब अगर एक मदर ही है, उसे अपना बच्चा भी संभालना, अपना घर भी संभालना है, कोई एक्स्ट्रा हैंड वर्क नहीं मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हैंड हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो उसको क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि वो बेचारी घर का काम भी कर रही हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, बच्चा भी देख रही हैं, हस्बैंड वर्क पे जा रहे हैं, तो उन्हें ही मैनेज करना है। तो उन लेडीज़ को या उन फीमेल्स को आप क्या टिप देना चाहेंगी? देखिए, इसमें यह है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपको घर के काम का नहीं लेना है। जितना घर का काम आपसे हो पाए आप करें। मेन है बच्चे का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप दोनों ठीक रहेंगे तो ही आप आगे चल के अपने घर का काम संभाल पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट फिर देखिए आती है हस्बैंड की, कि हस्बैंड भी घर के काम में या बच्चे को संभालने में हेल्प करे। कई बार रात को क्या होता है, पूरी रात माँ तो जगी रहती है और हस्बैंड सोते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है
है कि जिस टाइम बच्चा सो रहा हो या जिस टाइम बच्चा जग रहा हो आप बच्चे को देखें, और जिस टाइम वो सो रहा हो उस टाइम सोने दें माँ को। तो ये सब चीज़ें आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट पे ही आपको देखनी है हस्बैंड के साथ, और प्लस जो माँ है वो आपको मैनेज करना है। बिल्कुल। जाने से पहले एक क्या टिप देना चाहेंगी आप लोगों को जो सुन रहे हैं इस वक्त, हेल्थ टिप? देखिए, डिलीवरी के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है पहले अपना ध्यान, क्योंकि बच्चे के लिए तो फिर भी पूरी फैमिली होती है देखने के लिए। आपको सिर्फ बच्चे को फीड कराना है, बाकी तो चीज़ें आपकी फैमिली देख लेंगी। तो आप खुद का ध्यान रखें कि आपकी डाइट अच्छी हो, आप रेस्ट प्रॉपर ले पा रहे हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे बताया था अभी आपको कि ब्लीडिंग या स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम, तो आप अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। आप इन टिप्स का ख्याल रखिएगा, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई मैसेज है तो आप फोन उठाइए, व्हाट्सएप करिए 8887019138 पर। हम नेक्स्ट टॉक में जरूर इसके बारे में खुलकर बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। और जैसा कि हम कहते रहते हैं कि अपना ख्याल खुद रखिए, खुद से प्यार करिए। जब अगर आप खुद से प्यार करेंगे ना तो आपको अपने आप अंदर से आएगा कि मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे इस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट लेना है। बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने बच्चे के बारे में सोचिए। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।